अफजल गुरु की फांसी की सजा पर पहले सवाल उठते थे और अब बवाल होने लगा है, लेकिन इस बवाल का एहसास सरकार को पहले से था। इसलिए अफजल के नाम मौत की वारंट जारी करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के ऑपरेशन को बेहद सीक्रेट रखा गया था। और हां, इस पूरे घटना चक्र का नाम रखा गया ऑपरेशन 3 स्टार। अफजल गुरु की फांसी का फैसला राष्ट्रपति भवन में 7 साल से रुका हुआ था। इसे अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा कोई नहीं जानता था। सरकार ने इसे अंजाम तक पहुंचाया भी, लेकिन अफजल का डेथ कोड ऐसा बनाया कि कहीं फसाद की कोई गुंजाइश ही न बचे। हिंदुस्तान के मर्म पर इससे बड़ी चोट कभी नहीं लगी। देश का दिलो दिमाग इस कदर पहले कभी भी लहूलुहान नहीं हुआ था। सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत पर हमले की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। लेकिन इस आतंकवादी हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी लगी पूरे 11 साल 1 महीना और 26 दिन बाद, वो भी इतने गुपचुप तरीके से कि दीवारों के कान भी फंदे की आहट को सुन न सके। सीक्रेसी तो मेंटेन करना है। कोई भी चीज की देखिए, हमारे में बहुत बार ऐसा होता है कि कई चीजें मालूम हो जाती है और फिर वो काम नहीं होता है। इसके लिए सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस ऑपरेशन के बारे में चंद लोगों को छोड़ दे तो किसी को भनक तक नहीं लगी। नाम रखा गया था ऑपरेशन 3 स्टार। इस नाम के पीछे भी एक कहानी छुपी है। अफजल गुरु को तिहाड़ के जेल नंबर 3 में रखा गया था। इत्तेफाक देखिए कि उसके बैरक का नंबर भी 3 ही था। इसीलिए अफजल का काम तमाम करने वाले पूरे ऑपरेशन को नाम मिला ऑपरेशन 3 स्टार। 7 साल से अफजल की फांसी का फैसला राजनीति की कुंडी में लटका हुआ था। कहीं अफजल की फांसी के लिए बेताबी दिखती थी तो कहीं इसके लिए उठ रहे थे विरोध की आवाज। इसलिए अफजल के मृत्यु दंड के इस ऑपरेशन को 7 पर्दों में छुपा कर रखा गया। इस सीक्रेट प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी। उन 7 के बारे में तफसील से हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि फांसी के फंदे पर लटकने से पहले अफजल गुरु ने एक खत लिखा। खत अपनी पत्नी तबस्सुम के नाम। उस खत में अफजल ने लिखा कि तुम मेरी मौत से परेशान मत होना, बल्कि खुद को मजबूत बनाकर हमारे बेटे पर ध्यान देना। अफजल की फांसी कहीं घाटी में फसादियों का हथियार न बन जाए, इसका सरकार ने पूरा ख्याल रखा। इसीलिए अफजल के पार्थिव शरीर को तिहाड़ जेल के भीतर ही दफना दिया गया। फिर भी यह हंगामा तो हुआ ही कि अफजल गुरु की कब्र पर उसके घर वालों को नमाज जनाजा पढ़ने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। लिहाजा सरकार को अफजल के परिवार को उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने देने में अब कोई एतराज नहीं। शमशेर सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। ऑपरेशन 3 स्टार को उसके मकाम तक पहुंचाने के लिए इसे बेहद गोपनीय रखा गया था। 2 स्तरों पर बस 7 लोग ऐसे थे जिन्हें सब कुछ पता था। राष्ट्रपति से अफजल की दया याचिका खारिज होने से लेकर उसे फांसी के फंदे तक लटकाए जाने तक। सात साल से तिहाड़ की 4 दीवारी के बाहर भीतर ये सवाल गूंजता रहा कि संसद पर आतंकवादी हमले के गुनहगार अफजल गुरु का क्या अंजाम होगा। क्या उसके गुनाहों का फंदा उसकी गर्दन में पड़ेगा या फिर सियासत की ढाल उसे बचाती रहेगी। इन चुभते सवालों के शोर में बड़ी खामोशी के साथ अफजल का डेथ कोड तैयार किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास गृह मंत्रालय का यह सिफारिशी पत्र 21 जनवरी को भेजा गया कि अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर दी जाए। 3 फरवरी को राष्ट्रपति ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी। 4 फरवरी को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उस फाइल पर दस्तखत कर दिए। अफजल गुरु का डेथ वारंट तैयार होने के टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति की सचिव अमिता पॉल, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, गृह सचिव आर के सिंह, गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन सतपाल,
आईबी के डायरेक्टर एसए इब्राहिम और सचिव आंतरिक सुरक्षा के अलावा किसी को भनक तक नहीं थी कि मोहम्मद अफजल गुरु के गले की नाप का फंदा तैयार हो चुका है। 21 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच अफजल की फाइल बेहद तेजी से दौड़ी, लेकिन सिर्फ 7 लोगों की जानकारी में। गृह मंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कुछ आला अधिकारियों ने मिलकर अफजल के गुनाहों को अंजाम तक पहुंचाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। अफजल की फांसी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा सावधानी अफजल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में बरतनी थी। अफजल की फांसी से पहले किसी को रोड़े अटाने का मौका न मिले, इसी वजह से सिर्फ 7 लोगों को ये जानकारी दी गई कि कब और कैसे अफजल को फांसी दी जाएगी। अफजल को फांसी के बारे में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, गृह सचिव आरके सिंह के अलावा तिहाड़ जेल की डीजी विमला मीणा को पता था। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी तिहाड़ के डीआईजी सुधाकर को दी गई थी, जबकि डिप्टी जेलर सुभाष शर्मा और राकेश चौहान को भी इस ऑपरेशन 3 स्टार में शामिल किया गया था। सुभाष शर्मा को आनन फानन में रोहिणी जेल से तिहाड़ बुलाया गया था, क्योंकि फांसी के मामले को अंजाम तक पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल थी। इनके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार को इसकी जानकारी थी। अफजल की दया याचिका खारिज कराने से लेकर अफजल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के मामले में सरकार बेहद ही सतर्क रही। इस दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पहले ही भरोसे में ले लिया गया था। मामला बेहद नाजुक था। दिल्ली को बखूबी पता था कि फांसी से पहले ही खबर लीक हुई तो जम्मू और कश्मीर में इस पर कुछ और खेल हो सकता है। लिहाजा ऐसी गोपनीयता बरती गई कि 9 फरवरी की सुबह इस खबर का पता सबको तब चला जब अफजल अपने गुनाहों की सजा पा चुका था। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। पूरे मामले को इतना गुप्त रखा गया था कि 8 फरवरी की शाम जब अफजल गुरु को फांसी की जानकारी दी गई तो उसने हंसी में उड़ा देना चाहा, लेकिन जब उसने हालात की गंभीरता को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर तो उसकी आखिरी रात खुली आंख ही बीती। तिहाड़ जेल नंबर 3, बैरक नंबर 3, 8 फरवरी शुक्रवार शाम 5 बजे। तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल, जेल नंबर 3 के डीआईजी और जेल नंबर 3 के डिप्टी जेलर अफजल गुरु के बैरक में पहुंचते हैं, पहली बार उसे यह बताने के लिए कि ठीक 15 घंटे बाद उसे फांसी दी जाने वाली है। अफजल को लगा कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पहली बार अफजल गुरु को उसके बैरक में जाकर यह खबर दी गई कि शनिवार सुबह उसे फांसी दी जानी है। पहली बार में सुनकर अफजल गुरु को यकीन ही नहीं हुआ, वो सन्न रह गया। इसके बाद उसने 2 संतरियों से इस बात की तस्दीक की, लेकिन संतरी ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। इसके बाद शाम करीब 7 बजे अफजल गुरु का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसका वजन लिया गया। तब कहीं जाकर अफजल गुरु को पहली बार यकीन हुआ कि अब वो कुछ ही घंटों का मेहमान है। 9 फरवरी सुबह 5 बजे जेलर खुद बैरक नंबर 3 में अफजल गुरु को जगाने के लिए पहुंचे, पर वहां पहुंचकर देखा कि अफजल पहले से ही जाग रहा है। इसके बाद जेलर के साथ आए डॉक्टर ने एक बार फिर अफजल का ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, पर घबराहट अब भी थी। इसके बाद उसे नहाने की मोहलत दी गई। नहाने के बाद उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए गए। अफजल ने फजर यानी सुबह की नमाज अदा की, कुछ देर कुरान पढ़ा और फिर तस्बीह हाथ में ले ली, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। सुबह के 7:45 बजे अफजल को बैरक से निकाला गया और 30 कदम दूर फांसी घर तक ले जाया गया। वहां पर पहले से कुल 9 लोग मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर, हरिनगर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जज के अलावा बाकी सभी जेल के अफसर थे। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद जेलर ने अफजल गुरु को उसका वारंट पढ़कर सुनाया। उसे बताया गया कि क्यों उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। अफजल
चुपचाप सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद जज ने घड़ी देखी। सुबह के 7:55। जज का इशारा मिलते ही जेल के एक स्टाफ ने अफजल के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे, दोनों पैरों को जकड़ और फिर एक फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। इसके बाद उसके मुंह पर काला कपड़ा ढका गया और कपड़ा ढकते ही फंदा उसके गले में डाल दिया गया। सुबह के 8 बजे घड़ी ने जैसे ही सुबह के 8 बजाए एक इशारा हुआ और अफजल के पैरों के नीचे से तख्ता हटा लिया गया। शमशेर सिंह के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक। संसद पर हमला करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे और उनका आका था गाजी बाबा, लेकिन घर का भेदी था अफजल गुरु, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान से आए आतंकवादियों के लिए संसद हमले का रोड मैप तैयार किया, बल्कि इस साजिश की सबसे अहम कड़ी भी वही था। 13 दिसंबर 2001, संसद भवन, नई दिल्ली। हिंदुस्तान की हस्ती पर यह सबसे बड़ा हमला था, जिसे अंजाम देने वाले आतंकवादियों को 1.5 महीने पहले से पाल पोस रहा था आस्तीन का सांप, मोहम्मद अफजल गुरु। लोकसभा में घुसना है, वहां पे जो एमपीज है उन पे अटैक करना है और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है। अफजल गुरु ने खुद संसद पर हमले की साजिश का जुर्म कबूल किया था। जम्मू कश्मीर के सोपोर के रहने वाले अफजल गुरु ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि संसद में घुसे 5 आतंकवादियों का सरगना मोहम्मद को उसी ने दिल्ली में पनाह दी थी और बाकी 4 को भी। पैसों के इंतजाम से लेकर हमले के साजो सामान का जुगाड़ उसी ने किया था। I am the person who brought them here. I am the person who made them all the facilities available here. संसद पर हमला करने वाले 5 आतंकवादियों की आखिरी बातचीत का राजदार भी अफजल ही था। उसी के सामने 3 आतंकवादियों मोहम्मद, राना और राजा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों से आखिरी बार बात की थी। तो फिर राजा ने कहा उसको बेसिकली हमारा यहाँ पे एक जबरदस्त एक एग्जामिनेशन है, इस तरह से उसने कहा है वी आर सपोज टू गो फॉर द एग्जामिनेशन, इफ वी विल गो थ्रू दैट एग्जामिनेशन देन आई विल कम बैक टू पाकिस्तान। अफजल गुरु को मालूम था कि वो जिन आतंकवादियों की मदद कर रहा है उनके तार कंधार विमान अपहरण से भी जुड़े हुए हैं, फिर भी उसने मुल्क के दुश्मनों को पनाह दी। आज तक ब्यूरो। जिस अफजल गुरु के नाम पर घाटी से लेकर पाकिस्तान तक हाय तौबा मची हुई, उसके लिए आतंकवाद एक धंधा था, एक ऐसा घिनौना धंधा जिसमें चंद पैसों के लिए उसने देश से गद्दारी की। संदिग्ध आतंकवादी हमले से पूरा देश हिल उठा था। सीमा पार बैठे आतंकवादियों के आका और सीमा के इस पार मौजूद उनके चमचे इसे जिहाद का नाम दे रहे थे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। खुद अफजल गुरु ने आज तक के कैमरे पर कबूल किया था कि इस हमले के लिए पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने अपने भाड़े के टट्टू भेजे थे, जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। बेसिकली ये जो 5 बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे, ये 5 पाकिस्तानी थे। संसद पे हमले के गुनहगारों को पनाह से लेकर हर तरह की मदद मुहैया कराने वाला अफजल गुरु कश्मीरी था, लेकिन उसका मकसद भी जिहाद नहीं बल्कि जिहाद के नाम पर दौलत कमाना था, जिसका सब बाग उसे जैश ए मोहम्मद के सरगना शहनवाज खान और गाजी बाबा ने दिखाया था। एक कुछ मोटिवेशन था, ऊपर से पैसों का भी चक्कर था। मेरी अब इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत वीक हो गई थी। मोहम्मद अफजल को मालूम था कि वो पैसों के लिए मुल्क से गद्दारी का गुनाह कर रहा है। उसे इसी गुनाह की सजा मिली, जो शायद और जल्दी मिल जाती अगर पड़ोसी देश के साजिश में शामिल अफजल गुरु के नाम पर राजनीति ना होती। आज तक ब्यूरो।